वेलकम फ्रेंड्स, वापस से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में अमन मिश्रा जेन्युइन क्लासेस में। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको छोड़ा था लेटेंट हीट के साथ, तो उसी टॉपिक को अब मैं कंटिन्यू करूँगा। देखिए, टॉपिक है हमारा लेटेंट हीट। इसके बारे में लेटेंट का मतलब मैंने बताया था क्या, हिडन। लेटेंट का मतलब हिडन और हीट का मतलब थर्मल एनर्जी। हीट का मतलब थर्मल एनर्जी। तो जब भी किसी भी सब्सटेंस के पास जो छुपी हुई थर्मल एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अभी छुपी हुई एनर्जी का मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसको हिडन इसलिए बोलते हैं कि आप इमेजिन करिए कि आपने एक कंटेनर लिया और इसमें आइस क्यूब्स डाली। आइस क्यूब्स का मतलब बर्फ के टुकड़े, आइस क्यूब्स आपने डाली। आप क्या देखते हो, आप देखते हो थोड़ा टाइम लगता है और थोड़े टाइम के बाद ये बर्फ के टुकड़े पानी में बदल जाते हैं। ऐसा आप सबने देखा हो। तो इसमें ये लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट कैसे आता है और इसके साथ साथ मेल्टिंग का कॉन्सेप्ट भी आता है। दोनों कॉन्सेप्ट मिलते हैं तब समझ में आपको सारी बात आएगी। देखिए, आपने जब बर्फ डाली, इसमें धीरे धीरे बर्फ पिघलती है। क्या कुछ ही पलों में पूरी बर्फ एक साथ पिघलती है? जवाब है नहीं। पहले थोड़ी बर्फ पिघलती है, थोड़ा पानी बनता है और धीरे धीरे बर्फ पिघलती जाती है और पूरा पानी बन जाता है। तो जब बर्फ पिघलना शुरू होती है उस समय क्या होता है, बर्फ के पार्टिकल्स, बर्फ क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, और बर्फ के पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी कम होती है। और जब इनको हीट मिलती है, और हीट मिलती कहाँ से है, एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग से। और जब हीट मिलती है तो उसके अंदर थर्मल एनर्जी इंक्रीज होती है, और थर्मल एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से इन पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी आती है। और जब ये काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो इन पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फिनिश कर दे, तो जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, उसी समय ये आइस के पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर के पार्टिकल्स में। ये पूरा प्रोसेस है किस तरीके से आइस क्यूब्स कन्वर्ट होती है वाटर में। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको खत्म करने के लिए जो हीट चाहिए, वो हीट होती है लेटेंट हीट। और जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिनिश नहीं होता है, तब तक जो हीट दी जाती है, दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अब इसमें लेटेंट का मतलब बार बार मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लेटेंट इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब तक बर्फ पानी में कन्वर्ट हो नहीं जाती पूरी की पूरी, तब तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर की बात करें और 0 डिग्री सेल्सियस के ही आइस की बात करें, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी है और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी है। तो जब तक 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है तो वो सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे जब वाटर बना तो वो लिक्विड फॉर्म में हुआ। तो जब तक आइस से वाटर बना, तो यहाँ पे देखिए आप स्टेट चेंज हो रही है। सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड के अंदर। और ये सॉलिड लिक्विड के अंदर कब कन्वर्ट हुआ, जब पार्टिकल्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिनिश हो गया। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, मतलब फिनिश करने के लिए जो हीट चाहिए, दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ये था पूरा कॉन्सेप्ट। लेटेंट हीट होती क्या है और कहाँ होती है, कैसे हमें पता चलेगा। तो आपने यहाँ पे फोकस किस बात पे किया कि सॉलिड कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, और ये सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हुआ मींस स्टेट के अंदर चेंज आया। क्या हुआ लेटेंट हीट के अंदर, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मींस जब जब चेंज इन स्टेट आएगा तब तब लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो हमने दो तरह के चेंज इन स्टेट की बात पढ़ी थी कि सॉलिड चेंज होता है लिक्विड के अंदर, और हमने सीखा था कि लिक्विड चेंज होता है गैस के अंदर। तो जब सॉलिड चेंज होगा लिक्विड के अंदर, उस लेटेंट हीट को बोलेंगे
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर से रिपीट करता हूं, जब सॉलिड चेंज होगा लिक्विड के अंदर उस प्रोसेस को बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, मींस चेंज टेम्परेचर में नहीं आना चाहिए। अगर चेंज टेम्परेचर में आ रहा है तो वो लेटेंट हीट में काउंट नहीं होगा। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वहां पे लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। लेटेंट हीट तभी एप्लीकेबल है जब टेम्परेचर चेंज ना हो, मींस कांस्टेंट हो। ठीक है, तो देखिए सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज हुआ तो बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेकिन अगर लिक्विड चेंज हुआ गैस में तो बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे ये दो मैंने वैल्यूज लिखी हैं। जब आइस चेंज होता है लिक्विड में तो उसके लिए इतनी जूल हीट चाहिए, इतनी जूल हीट चाहिए। जूल क्या है? जूल है एसआई यूनिट किसकी? हीट की। तो इतनी जूल हीट जब आइस को मिल जाती है तो आइस के पार्टिकल्स के बीच का काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेते हैं और वो चेंज हो जाता है वाटर के अंदर। तो ये इतनी हीट चाहिए होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, उसके बाद लिक्विड को गैस में चेंज करना है, मतलब आपने 1 किलोग्राम लिक्विड लिया, उसको कन्वर्ट कर दिया गैस में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको 22.5 × 10⁵ जूल हीट चाहिए होगी, तब वो कन्वर्ट होगा वेपर के अंदर। इसको भी समझना चाहे तो समझ सकते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने वाटर लिया और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने वेपर लिया। वेपर समझते हैं आप लोग? भाप। तो देखिए जब तक वाटर है उसकी स्टेट क्या है? लिक्विड। जब वो वेपर बना तो उसकी स्टेट क्या होगी? गैस। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर भी है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर भी है, लेकिन दोनों की स्टेट डिफरेंट है। स्टेट डिफरेंट है, टेम्परेचर सेम है। जब तक टेम्परेचर सेम रहेगा लेकिन स्टेट चेंज होगी तब तक कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये दो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है लेटेंट हीट के। इसके हमारे डेली लाइफ में यूज क्या है उनको मैं समझाता हूँ बेसिक एग्जांपल से। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी ने हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस दिया और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर दिया। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर, और हमसे कोई पूछे कि किसके पास हीट ज्यादा है, तो आप लोग गेस करिए कि 0 डिग्री के वाटर के पास हीट ज्यादा होगी या 0 डिग्री के आइस के पास। देखिए मैं आपको समझाता हूं। मैंने अभी बताया कि आइस सॉलिड स्टेट में है और वाटर लिक्विड स्टेट में। स्टेट चेंज हुआ तो जब तक इसको इतनी हीट ना मिल जाए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड का खत्म हो जाए तब तक कि वो वाटर में चेंज ही नहीं होगा। मींस 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर के पास हीट कंटेंट ज्यादा होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर के पास हीट कंटेंट ज्यादा होगा और 0 डिग्री आइस के साथ हीट कंटेंट कम होगा। इसका उल्टा अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचे, वाटर की बात करें और वेपर की बात करें, ठीक, अब किसके पास हीट ज्यादा होगी? देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर भी है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर भी है। तो जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर है तो वो वाटर स्टेट में है और वाटर से वेपर स्टेट बाद में मिलती है। मींस जब इसमें और हीट मिलेगी तब वो वेपर में कन्वर्ट होगा। तो मतलब यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर के पास वाटर के पास कम हीट है और वेपर के पास ज्यादा हीट है। ये कॉन्सेप्ट हुआ लेटेंट हीट का डिटेल। अब मैं आपको अगला टॉपिक बताना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझना भी है, इवेपोरेशन। इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। इवेपोरेशन क्या होता है? देखिए इवेपोरेशन का मतलब होता है ये बिल्कुल बॉइलिंग की तरह है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों कैसे समझ सकते हैं? बॉइलिंग के लिए मैंने बताया था जब भी किसी सब्सटेंस मतलब लिक्विड सब्सटेंस उसको हम हीट देते जाते हैं
तो वो हीट क्या करती है, उस सब्सटेंस की एनर्जी को इंक्रीज करती है। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है? इवेपोरेशन बॉइलिंग से पहले होने लगता है और इन दोनों में बात होती है वेपराइजेशन की। और वेपराइजेशन क्या होता है? इन दोनों प्रोसेस में वेपराइजेशन कॉमन है। इवेपोरेशन में भी वेपराइजेशन होता है, बॉइलिंग में भी वेपराइजेशन होता है। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट से पहले वेपराइजेशन होगा दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट के बाद वेपराइजेशन स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बेसिक एग्जांपल, आप किसी क्लास में रहते हैं तो आपके जो कलीग हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आप देखते हैं कि कुछ बच्चे हमेशा शैतानी करते रहते हैं और कुछ बच्चे जब मौका मिलता है तब शैतानी करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब ऐसी सिचुएशन आई जहां शैतानी करने के लिए छूट मिली वहां बच्चे शैतानी कर रहे हैं, लेकिन जहां छूट नहीं मिली वहां पर वो शांति से बैठे हैं। इस चीज को रिलेट करते हैं जरा कि हमने वाटर लिया और इस वाटर को हमने एटमॉस्फेयर में फ्री छोड़ दिया। वाटर को एटमॉस्फेयर में फ्री छोड़ने के बाद हमने देखा कि जो वाटर है वो बिना बॉयल किए, हम इसको हीट दे रहे हैं नीचे से, बिना बॉयल किए हमने देखा कि इससे कुछ वेपर निकल रही है। और ये वेपर क्या है कि ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स में कुछ पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज़्यादा है और कुछ ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से वो बिना बॉइलिंग तक पहुँचे ही, बिना बॉइलिंग की स्टेट तक पहुँचे ही वो लिक्विड स्टेट को छोड़ देते हैं और लिक्विड स्टेट को छोड़कर वो वेपराइज हो जाते हैं। तो जब बॉइलिंग से पहले ही वेपराइजेशन होने लगे तो उसे बोलेंगे इवेपोरेशन, और जब बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइलिंग वेपराइजेशन स्टार्ट हो तो उसे बोलेंगे बॉइलिंग। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना क्यों चाहिए जरा इस पे भी ध्यान देते हैं। देखिए, इवेपोरेशन के ढेर सारे फायदे हैं। सबसे बेसिक फायदा, जैसे हम लोग डेली लाइफ में पहले के जमाने में मिट्टी के घड़े हुआ करते थे, लोग मिट्टी के घड़े में पानी पीते थे और वो ठंडा रहता था। क्यों ठंडा रहता था इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, जो मिट्टी के घड़े होते हैं, कभी बहुत ध्यान से आप देखोगे तो मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स मतलब छिद्र होते हैं, कभी ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, ये छिद्रों से होता क्या है कि धीरे धीरे जो अंदर पानी भरा हुआ है वो धीरे धीरे रिस कर इससे बाहर आता है। ठीक, ये पानी इससे रिस कर बाहर आता है और जब पानी इससे रिस कर बाहर आता है तो वो पानी इवेपोरेट होता है, और जब इस पानी का इवेपोरेशन होता है तो यहाँ से हीट लॉस होती है, और जब भी हीट लॉस होती है तो कोई भी चीज जिससे हीट लॉस हो रही है वो ठंडी हो जाती है और जो हीट गेन करती है वो हॉट हो जाती है। वापस से बोल रहा हूँ, जो भी सब्सटेंस हीट लॉस करता है, हीट लॉस करने वाली चीज कूल होती है, ठंडी होती है, और जो भी सब्सटेंस हीट गेन करता है वो चीज गर्म हो जाती है। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पे स्पोर्स से वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर आती हैं और इनका होता है इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन का मतलब पार्टिकल्स ये सरफेस छोड़ के जा रहे हैं, और पार्टिकल जब ये सरफेस छोड़ के जा रहे हैं तो यहाँ पे हीट कंटेंट कम हो रहा है, और हीट कंटेंट जब कम होता है तो वो इस सरफेस को, मतलब इस मटके को ठंडा करता है, और जब मटका ठंडा होता है तो इसके अंदर रखा पानी भी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ये था एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, आपने देखा होगा गर्मियों में हमें पसीना आता है, तो उस पसीने से बचने के लिए बोला जाता है कि हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन क्लोथ्स। तो क्यों हमें कॉटन क्लोथ्स प्रेफर करने चाहिए? ऐसा क्या है कॉटन क्लोथ्स में जो हमें इन्हें पहनना चाहिए? तो इसका भी यही सिंपल सा एग्जांपल है, ये जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं ये हमारे पसीने को, हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके मतलब ये आसानी से उन्हें बाहर आने देते हैं, और जब ये एब्जॉर्ब होकर कपड़े बाहर, इससे पसीना बाहर आता है तो वो पसीना इवेपोरेट होता है, और जब वो पसीना इवेपोरेट होता है
तो वापस से मैं बता रहा हूँ, जब इवेपोरेशन हो रहा है तो जो हमारे कपड़े हैं, जो हमारी बॉडी है, जो हमारी स्किन है, इवेपोरेशन होने के बाद वो ठंडा फील करती है। इसीलिए पसीना आने के बाद जब हमें हवा लगती है तो हमें ठंडा फील होता है। ठीक है, ये हो गई कॉटन क्लॉथ्स की बात। और एक दो एग्जांपल हम लोग बेसिक लाइफ में जो विलेज से बिलोंग करते हैं उन्होंने गांव में देखा होगा कि शाम के टाइम जब वो गांव में रहते हैं तो जिस जगह उन्हें बैठना होता है वहाँ पे पानी से स्प्रिंकलिंग करी जाती है, पानी का छिड़काव किया जाता है। वो पानी का छिड़काव क्यों किया जाता है? देखिए, उस पानी के छिड़काव करने से होता क्या है कि वाटर ड्रॉपलेट्स वो पूरे एरिया में फैला देते हैं, छिड़क देते हैं। जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स छिड़क देते हैं तो उन वाटर ड्रॉपलेट्स का होता है इवेपोरेशन, और जैसे ही इवेपोरेशन होता है फिर से हीट लॉस होती है, और जब हीट लॉस होती है तो उस सरफेस की हीट कम होने की वजह से वो ठंडी हो जाती है। और भी इसके ढेर सारे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे किसी ने स्पिरिट कभी छू के देखा हो, अगर स्पिरिट नहीं छू के देखा तो अल्कोहल कभी टच करके देखा हो, अल्कोहल भी टच करके नहीं देखा तो एसीटोन भी नहीं पता आपको तो वो क्या बोलेंगे उसे, नेल पॉलिश इरेजर जो फीमेल्स यूज करती है नेल पॉलिश साफ करने के लिए, उसे भी आपको भी टच करके देखिएगा तो वो आपको बहुत ठंडा लगता है। क्यों ठंडा लगता है? ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिए वो सब ठंडे हमें छूने पे क्यों लगते हैं? उसका रीजन ये है कि जब आप उसको टच करते हो तो टच करने के बाद वो बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है। जैसे ही आप उसको अपने बॉडी पे, सरफेस पे, स्किन पे डालोगे उसका इवेपोरेशन फटाक से होता है। क्यों इवेपोरेशन जल्दी होता है? क्योंकि उसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम होता है, इसलिए वो बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है। और जल्दी से इवेपोरेशन होने की वजह से जल्दी से वो हीट लॉस करता है, और हीट लॉस होती है इसकी वजह से हमें कूल फील होता है। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ इवेपोरेशन के डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स दिए, और बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है इस चैप्टर का, और आज हमारा ये चैप्टर फिनिश होगा। एक टॉपिक है प्रेशर। मैंने आपको बताया था सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है क्या? टेम्परेचर। और टेम्परेचर के चेंज होने से क्या क्या चेंजेस आए ये सब मैं अपने पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं। आप इनको समझने के लिए पिछले लेक्चर्स को प्रेफर कर सकते हैं। प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कोई सब्सटेंस लिया, इसके ये पार्टिकल्स इसमें लगे हुए हैं। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक पिस्टन लगाया। पिस्टन अगर आप नहीं समझते हैं तो कुछ समझ लीजिए कोई ऐसी चीज लगाई जिससे मैं इसे ऊपर से दबा सकता हूं। ये भी नहीं समझ आता तो आपने इंजेक्शन बचपन में देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि इंजेक्शन कुछ ऐसा होता है और उसमें ऐसे ब्लैक स्ट्रिप लगी होती है और इसको आप ऐसे प्रेस करते हैं। ठीक है, ये तो सबने देखा होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ सब्सटेंस यहाँ पे मैंने भर के रखा है। सब्सटेंस में मैंने मान लेते हैं चॉक का पाउडर भर के रखा है, चॉक का पाउडर। ठीक, अब आप ये चीज घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसके अंदर आपने चॉक पाउडर भर के रखा है और पीछे से इस सिरिंज को आप प्रेस कर रहे हो। तो आप बताइए, जब आप इसको प्रेस करोगे और इसमें आपने भरा है चॉक पाउडर, दूसरी बार आपने इसके अंदर भरा है लिक्विड मतलब कोई भी वाटर, और तीसरी बार ये है खाली। खाली मतलब सिर्फ इसमें क्या है, एयर है। देखिए समझिएगा, ये प्रेशर का कॉन्सेप्ट इन्हीं तीनों बातों से आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आपने इसमें चॉक पाउडर भरा है, चॉक पाउडर क्या काम कर रहा है, इसमें सॉलिड का काम कर रहा है। आपने वाटर भरा है, वाटर क्या काम कर रहा है, लिक्विड का काम कर रहा है। आपने क्या भरा है, एयर, एयर किसका काम कर रहा है, गैस का काम कर रहा है। ठीक, जब चॉक पाउडर भरा हुआ है मींस इसमें सॉलिड भरा हुआ है, और हम क्या जानते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास होते हैं। अब आप इसको कंप्रेस करना चाहेंगे, प्रेस करना चाहेंगे, तो आपको प्रेस करने में प्रॉब्लम होगी, मतलब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक, और फोर्स का नाम कहां से आया, मैंने आपको प्रेशर जब बताया था पिछली क्लास में तो बताया था प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो जैसे जैसे इसमें पार्टिकल्स पास होंगे उसको प्रेस करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लिक्विड होगा मतलब वाटर भरा होगा तो उससे कम फोर्स लगाना होगा, और खाली ही सिरिंज है, एयर भरी हुई है, तो बहुत आसानी से आप उसको प्रेस कर सकते हैं।
मीन्स जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे पार्टिकल्स चेंज होते जा रहे हैं। मीन्स अगर गैस है, गैस के पार्टिकल्स यहाँ पे मान लो बहुत दूर दूर थे, बहुत दूर दूर गैस के पार्टिकल्स थे। अभी देखिए मैं काउंटिंग करा दे रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे 6 गैस के पार्टिकल्स हैं, और अभी मैंने क्या किया, इसी की सेकंड स्टेज आप देखिए, इसकी सेकंड स्टेज में मैंने क्या किया, इस पिस्टन को यहाँ पे कंप्रेस कर दिया। अब ये जो 6 पार्टिकल्स आएंगे वो कुछ ऐसे आएंगे। तो देखिए इस स्टेज और इस स्टेज में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, यहाँ इतना एरिया था, यहाँ पे एरिया मैंने कम कर दिया। देखिए एरिया और प्रेशर एक दूसरे के अपोजिट है। अगर आप एरिया कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ मैंने एरिया कम कर दिया, प्रेशर बढ़ गया। तो यहाँ पार्टिकल्स बहुत दूर दूर, तो ये हुआ गैस। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पर प्रेशर कम है। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में सब्सटेंस चेंज होते जाते हैं। देखिए इसी का नेक्स्ट स्टेज अगर मैं बनाऊं, और वही कंटेनर है, इस बार मैंने प्रेशर यहां तक पहुंचा दिया। अब क्या होगा, इस बार पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास आ जाएंगे। वही 6 पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे प्रेशर सबसे कम था, तो ये गैस स्टेज, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर मींस गैस। यहाँ पे प्रेशर मैंने और इंक्रीज किया, पार्टिकल्स उससे ज्यादा पास पास, तो ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। यहाँ पे मैंने प्रेशर और ज्यादा बढ़ा दिया, तो ये लिक्विड चेंज हो जाएगा सॉलिड के अंदर। तो यहाँ से आपको क्या सीखना है, यहाँ से आपको ये सीखना है कि अगर हम चेंज इन स्टेट चाहते हैं, मींस गैस को लिक्विड में चेंज करना चाहते हैं या लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना चाहते हैं, तो प्रेशर को घटाकर, देखिए उल्टा देखें, हम यहाँ प्रेशर घटा रहे हैं तो सॉलिड किसमें चेंज हो गया, लिक्विड में। यहाँ प्रेशर फिर घटा रहे हैं तो लिक्विड किसमें चेंज हो गया, गैस में। मींस प्रेशर को चेंज करके भी हम लोग स्टेट ऑफ मैटर को आपस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेशर का कॉन्सेप्ट, और इस तरीके से हमारा क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से फिनिश होता है। और अगला टॉपिक अच्छे से समझने के लिए आप लोग पूरे चैप्टर को पहले अच्छे से देखें, समझें। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं किसी भी बुक में आप सॉल्व करिए। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में डालिए। उसके लिए जब ढेर सारे आपके डाउट्स हो जाएंगे तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, और आप इनको देखिए, फॉलो करिए, फ्रेंड से शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।